हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आप सभी को पता है कि हमारा क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में आते रहे, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके एनुअल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चंस, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आपने डीपली सिलेबस को कवर किया है, चैप्टर वाइज आपने कवर किया है, नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आलस हो जाता है कि अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कॉन्फिडेंस भी लो होता है क्योंकि हमारा सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है। सो यहाँ पर थ्रू दिस क्वेश्चन सीरीज यू कैन चेक आउट कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। सेकेंड, जो बच्चे होते हैं जिनकी अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, दे कैन ऑल्सो डू। यहाँ इसकी हेल्प से वो कवर कर सकते हैं। कितने टाइम में? आपको पूरा सिलेबस सोशल साइंस का कवर करने में 2 डेज लगेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, यानी कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से अकेले करते हैं, तो गारंटीड आप 90% ले पाओगे। यानी कि 90% लेना आपके लिए लाइक दैट पे हलवा होगा, इजीली ले पाओगे। तो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से तैयारी करें, सीरियसली अपनी तैयारी लेके चल रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्वेश्चन सीरीज। इसमें अब तक हम हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी हमारी कवर हो जाएगी, और विद इन 2 और 3 डेज आपकी इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आज हम चेकआउट करेंगे इसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर के। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, देन 3 मार्क्स एंड देन द 5 मार्क्स। लेट्स बिगिन। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जिसको हमें तैयार करना है, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पार्ट है। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? हमें बताना है कि रबर है कौन सी वेजिटेशन में पाया जाता है। हमने डिस्कस किया डीपली कि 5 टाइप्स के वेजिटेशन हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो इसमें से कहाँ पर रबर होता है? सो इट इज़ मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ जाएं, तो साउथ इंडिया की तरफ जो हमारा वेस्टर्न घाट है, हियर इन द लक्षद्वीप आइलैंड, इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया, सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। हमें बताना है कि सिनकोना किस एरिया में पाए जाते हैं, कितनी बारिश की जरूरत होती है। तो दीज आर मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैविंग द रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उन एरियाज में सिनकोना ट्रीज मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इन विच स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? इट वॉज इन न्यूज़ इन 2001 के आसपास। सिमलीपाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि विद इन 1 मंथ मोर देन 30 के आसपास लॉयंस थे, वो मारे गए थे वहाँ पर। सो इट इज़ इन ओडिशा, ये उड़ीसा में है, और ये भी आपका क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया। फोर्थ वन, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया? नियर अबाउट 47,000 टाइप्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया। वी आर क्वाइट रिच इन फ्लोरा एंड फौना, दोनों में ही काफ़ी रिच है, और यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो 47,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया, अकेले इंडिया मिलते हैं। सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन इंडिया? एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की कितनी स्पेसीज मिलती है? तो यहाँ पे नियर अबाउट 90,000 स्पेसीज ऑफ द एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इन 2001? 2001 में हमारे यहाँ पे कितने परसेंटेज फॉरेस्ट थे? सो द टोटल एरिया वाज 20.55%, नियर अबाउट 21% के आसपास फॉरेस्ट एरिया था हमारा इन 2001। क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में 2001 के अकॉर्डिंग डेटा दिया गया, कुछ के पास हो सकता है अपडेटेड जो बुक्स हैं उसमें डेटा आपके 2006 के अकॉर्डिंग होगा। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंडिया? हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? सो दिस वन इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पतझड़ी वन, बिकॉज दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अपने पत्ते गिरा देते हैं। ओके, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द डेसिडुअस फॉरेस्ट। एट्थ जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विद टाइड एब? जहां पर टाइड्स आते हैं, जहां पे ज्वार भाटा हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो वो फॉरेस्ट होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। दीज आर ऑल्सो नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट, डेल्टाई फॉरेस्ट, ओके, कोस्टल फॉरेस्ट, कई सारे नामों से इनको जानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन जो हमारे 1 मार्क्स में रहेगा इंपॉर्टेंट में। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ विच रिवर्स?
सुंदरी ट्रीज है, कौन सी जो सुंदरी ट्रीज है ये कहाँ मिलती है, कौन सी डेल्टा रीजन में मिलती है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सी नदी का वो डेल्टा है। ओके, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ विच रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट सुंदरवन डेल्टा, क्यों कहते हैं? बिकॉज सुंदरी ट्रीज वहां पर पाई जाती है, उसी के लिए उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा दैट इज मेनली इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में फैला हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10th रहेगा। Where are one-horned rhinos and elephant and wild donkey और the wild ass are found in India? हमारे यहाँ पे हमें बताना कि एक सींग वाले गेंडे, एलिफेंट्स और जो जंगली गधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो one-horned rhinoceros are found in Assam mainly and also in the West Bengal, जो यहाँ का स्वैम्पी एरिया होता है, दलदल वाला इलाका होता है, वहां पर ये मिलते हैं। एलिफेंट्स आर मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला एंड वाइल्ड एस मेनली इन रन ऑफ कच्छ। गुजरात में अगर आपने देखा होगा तो गुजरात कुछ इस शेप में है। गुजरात का ये जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस वन इज नोन एज द रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे वाइल्ड आइस मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। वेयर आर टाइगर्स एंड लॉयंस फाउंड इंडिया? इंडिया में टाइगर्स और लॉयंस कहाँ मिलते हैं? सो टाइगर्स आर मेनली फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड लॉयंस इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। विच एनिमल इज फाउंड ओनली इन इंडिया? कौन सा एनिमल है जो केवल पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही मिलता है? दैट इज द एलिगेटर। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन जो हमारा 13th क्वेश्चन रहेगा। व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? अगर आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो 6 to 7 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? हमारा जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट था बिकॉज इसके बाद जो हंटिंग थी उसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल किया गया था। पनिशमेंट है वो इसमें मेंशन की गई है कि स्वेयर पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई भी पर्सन है वो हंटिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क और कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? सो 105 नेशनल पार्क्स आर देयर, नियर अबाउट 100 लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द 2020। और बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो अगर हम अपडेटेड लें तो ये 18 हो चुके हैं। ओके, आपकी बुक में 14 मेंशन है, सो वी कैन मेंशन इट एज ए 18। अगर ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वहाँ पे फॉक्स अगर ऑप्शन आपको दिया गया, चॉइसेस अगर 18 की दी गई, यू आर गोइंग टू मेंशन द 18, अदरवाइज आपका 14 रहेगा। सो एट प्रेजेंट करंट की बात करें 105 नेशनल पार्क आर देयर एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन। What do you mean by the indigenous vegetation? ये indigenous vegetation क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं देशज वनस्पति क्या होती है। ओके, नेटिव वेजिटेशन भी इनको कहा जा सकता है। इट कैन बी आस्क्ड एज ए व्हाट डू यू मीन बाय द नेटिव वेजिटेशन? सो द वेजिटेशन विच इज इंडियन इन ओरिजिन इज कॉल्ड इंडिजीनियस वेजिटेशन। यानी जो हमारे ही देश की वेजिटेशन है उसको हम कहेंगे इंडियन वेजिटेशन। लाइक दैट पे पीपल, नीम, बनियन ट्री, ये इंडिया का ही है ना, तो इनको कहेंगे हम इंडियन वेजिटेशन। What do you mean by the foreign vegetation? विदेशज हिंदी में बोलेंगे, विदेशज वनस्पति। नाम से ही चल रहा है ना, पता चल रहा है foreign vegetation. So the vegetation which has come to India from the abroad, it is called foreign vegetation. जो vegetation हमारे यहाँ की नहीं है बल्कि foreign से आई है, किसी भी कारण से आई है या लाई गई है। जैसे हम बात करते हैं टीक की, दैट इज नॉट ए इंडियन वेजिटेशन। या हम बात करते हैं प्लांट्स में, अगर बात करें जो नेचुरल तो नहीं है लेकिन प्लांट्स में बात करें टीक की, हमारा प्लांट नहीं है ये, तो ये क्या है? दीज आर द फोन वेजिटेशन। 17th क्वेश्चन दैट इज द लास्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन? ये भी पूछा जाता है वर्जिन वेजिटेशन क्या होती है। वर्जिन वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड and has been left undisturbed by human for long time. जैसे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन मीन्स दोज वेजिटेशन विच ग्रोज विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो इसमें यहाँ पे ये तो रहेगा बल्कि दीज आर ऑल्सो अनडिस्टर्ब्ड है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। तो जो थिक फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पर अंदर की तरफ हम जाएं तो वहाँ पर हमें वर्जिन वेजिटेशन मिलेगी। सो दोज वेजिटेशन विच ग्रो without any direct or indirect help of the human beings and also left undisturbed by the humans for a long time are known as the virgin vegetation, उसे बोलते हैं। ओके, पवित्र बोल सकते हैं हिंदी में।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इस चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसके कारण क्या है, हमें ये बताना है। सो फर्स्ट जो मेन रीजन है इसका, दैट इज द ह्यूज साइज ऑफ द कंट्री। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7वां बड़ा देश है ना हमारा देश। अगर ये साइज श्रीलंका के जैसा होता तो क्या इतनी डाइवर्सिटी हो सकती थी? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल ही नहीं होती। बिकॉज साइज होने के कारण, बड़ा होने के कारण भी हमारे यहाँ पे वैरायटीज है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो एक बेसिक जो लॉजिकल रीज़न बनता है ये बनता है कि दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड ड्यू टू इट्स ह्यूज साइज वी आर हैविंग द रिच बायोडाइवर्सिटी। ओके, सेकेंड है टेम्परेचर थ्रू आउट द कंट्री इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री द टेम्परेचर इज डिफरेंट है। जैसे साउथ इंडिया की बात करें, कोस्टल एरिया में टेम्परेचर जो क्लाइमेट रहती है वो मॉडरेट रहती है। टेम्परेचर मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, बिटवीन 17-18 to 25 इसके आसपास रहता है। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें, इन द लद्दाख, हिमालयन रीजन्स, टेम्परेचर रिमेन्स क्वाइट लो, इवन इन ड्यूरिंग द समर भी काफ़ी कम रहता है। और हम राजस्थान की बात करें या दिल्ली की हमारे आसपास की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो हियर द टेम्परेचर रिमेन्स, क्लाइमेट रिमेन्स एक्सट्रीम, टू हॉट इन द समर एंड टू कोल्ड इन द विंटर। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर अलग है तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है वो डेवलप होगी, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटीज, जो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उसका एक कारण ये भी है। नेक्स्ट में इज द रेनफॉल। रेन की बात करें, रेनफॉल मीन्स हमारे यहाँ पे जो बारिश है दैट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज आर देयर विच रिसीव मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज आर देयर विच रिसीव लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में, जहाँ पर 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में इतनी रेनफॉल होती है, जहाँ मासिनरम या फिर चेरापूंजी में 1 डे में हो जाती है। तो सोचिए कितना डिफरेंस है। सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द रेनफॉल टू we are having the various varieties of the flora and fauna in the different part of the country. इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट में इज द सॉइल। यहाँ पे क्ले की बजाय सॉइल लिखना था। नेक्स्ट में इज द सॉइल। वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। 6 टाइप की सॉइल मेनली हमारे यहाँ पे होती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल। अब अलग अलग सॉइल जो होती है वो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, and this has also led to the diversity in our flora and fauna. उसके कारण भी हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो प्लांट्स हैं उसकी डाइवर्सिटी इसके कारण भी है। 6th जो रीज़न है बिहाइंड द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स वी आर हैविंग द वेरियस लैंड फॉर्म्स। हिमालयन है, देन द प्लेट्यू रीजन है, देन थार डेजर्ट इज़ देयर, प्लेन रीजन इज़ देयर, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर देयर। अब सोचिए कि अगर इनमें से कोई एक ही होता तो क्या इतनी डाइवर्सिटीज होती? नहीं होती। अब जैसे हिमालय में जो वेजिटेशन हो रही है, दीज आर नॉट पॉसिबल इन द प्लेन एरिया, एंड द वेजिटेशन ऑफ द राजस्थान इज नॉट पॉसिबल इन द प्लेन एरिया और द प्लेट्यू रीजन्स। तो इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के कारण भी वी आर हैविंग द वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो ये यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। सो नीड नॉट टू एलेबरेट इन डिटेल में आपको नहीं जाना है, लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करना है दैट दीज आर द मेन रीजन बिहाइंड दैट वन। तो कौन से रीजन है? First one is the huge size of the country, second one is the temperature, third one is the rainfall, fourth one is the soil, and fifth one is the topography. And due to all these reasons, we are quite rich in biodiversity. Second question हम देखेंगे 3 मार्क्स में जो दिए गए, what are the reason of destruction of forest and wildlife in India? हमारे यहाँ पे forest और wildlife है, ये ख़त्म होते जा रहे हैं एक तरीके से। These are shrinking, सिकुड़ते जा रहे हैं हमारे forest, and same जो कंडीशन है वो वाइल्ड लाइफ की है। तो क्या कारण है इनके विनाश के, इनके डिस्ट्रैक्शंस के, इनके डिप्लेशन के? ओके, सो फर्स्ट रीजन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। वी आर ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हम सेकेंड पोजीशन पे है, लेकिन सोचा है हम सेकेंड पोजीशन पे, लेकिन थर्ड वाले से बहुत आगे है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इट वॉज नियर अबाउट 121 करोड़, एंड थर्ड पोजीशन पे जो हमारे पीछे है यूएस से विद 30 करोड़, बहुत गैप है, 4 गुना ज़्यादा उनसे। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स वी नीड ए लॉट ऑफ प्लेस टू लिव, ज़्यादा हमें जगह चाहिए रहने के लिए। सो
हमने क्या किया, वी क्लियर द फॉरेस्ट एरिया, हमने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया। जब फॉरेस्ट कम होते हैं तो नेचुरली वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट होती है। सेकेंड इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन एरियाज, सिटी एरियाज। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली जो आसपास अपने पेरेंट्स से पूछोगे, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, बाहर का जो आउटर एरियाज था दैट वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट, नाउ इट इज क्लियर्ड, कंक्रीट के फॉरेस्ट हो गए, बिल्डिंगें खड़ी है वहाँ पर। सो ड्यू टू द अर्बनाइजेशन ऑल्सो दीज फॉरेस्ट एरियाज वर क्लियर्ड, इनको भी क्लियर कर दिया गया एंड दिस वन इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। थर्ड वन इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा पेट, इट मीन्स वी नीड अ लॉट ऑफ टू ईट ऑल्सो। और क्या करेंगे, हमें ग्रो करना पड़ेगा एंड फॉर दैट पर्पज वी एक्सपेंडेड आवर एग्रीकल्चर लैंड को हमने एक्सपेंड किया, उसको फैलाया। कैसे फैलाया, जंगलों को साफ करके, फॉरेस्ट को साफ करके। सो द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। Fourth one is the industrial and economic development. Industrial development means generally at the time of the independence we didn't have the much of the industrial development इतना ज़्यादा नहीं था। अब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हमने डेवलप की है, particularly in the forest area that was not under agriculture, जो एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं था। So this is also responsible for the depletion of the flora and fauna. And economic projects such as the construction of the roads, highways, railways, dams कहाँ बनाते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो अर्बन एरियाज़ है उसको क्लियर करेंगे, वहाँ से उन लोगों को शिफ्ट करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, सो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट वन इज द पोचिंग, दैट इज द इलीगल ट्रेड ऑफ द सम टाइप ऑफ द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, जिनका इलीगल ट्रेड किया जाता है, अवैध व्यापार किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है, तो वो भी एक बड़ा कारण है डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की। जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका एक बड़ा कारण ये है। सो दीज आर द मेन 5 रीजन बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। सो नीड नॉट टू एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो आपके पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट आर द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट। What are the direct advantage of the forest? We are studying this topic from the 5th और the 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, वनों के लाभ क्या होते हैं पढ़ते आ रहे हैं ना, तो यही हमसे पूछा गया, तो काफ़ी इजी रहेगा ये। एंड बट ये क्वेश्चंस आपके इस बार आने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कोई एक। सो फर्स्ट वन इज दैट वी ऑब्टेन वुड फॉर फ्यूल फ्रॉम द फॉरेस्ट, वनों से लकड़ियाँ। अब दिल्ली या अर्बन एरिया में रहते हैं तो हमें लगता है मतलब ये कौन सा एडवांटेज हुआ, लेकिन जो रूरल एरियाज होते हैं वो अब भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्यूल्स के लिए दे यूज़ द वुड, उसको यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट। सेकेंड, मेनी टाइप्स ऑफ द हर्ब्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, कई टाइप्स के हर्ब्स हैं वो भी हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो होती है वो हर्ब से बनी होती हैं, उसको हालांकि केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। थर्ड वन, फॉरेस्ट बेस्ड industries get the raw material from the forest. Forest based industries such as the furniture industry, paper industry, उन्हें raw material कहाँ से मिलता है, forest से मिलता है। Fourth one, forest provide shelter to wildlife. These are like the to be home for the wildlife. Wildlife की protection के लिए सबसे important होते हैं forest, क्योंकि ये उनके घर होते हैं। Okay, so this one is also the direct advantage of the forest. Fifth one, forests provide pastures to animals. घास के मैदान वो भी वहीं मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर द डायरेक्ट एडवांटेज। कौन से? वी ऑब्टेन वुड फॉर फ्यूल, मेनी टाइप्स ऑफ द हर्ब्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, forest based industries get the raw material from the forest such as the furniture and the paper industry, forests provide shelter to wildlife and forest provides faster land to animals. तो ये डायरेक्ट एडवांटेज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट आर द इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। अब इस आपके चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस वन इज दिस। ये क्वेश्चंस आपके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि डायरेक्ट बताइए इनडायरेक्ट बताएं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो नीड नॉट टू वरी, आपको दोनों में से मिक्स करके लिख देना, वी विल फाइंड आउट, जो एग्जामिनर है वो फाइंड आउट कर लेंगे कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। ओके, सो व्हाट आर द इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट। कौन से एडवांटेज है? फॉरेस्ट कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। फर्स्ट वन है फॉरेस्ट है वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। एज यू नो दैट इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और
क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. सो दे मेंटेन द इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं. ओके. सेकेंड, फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेनफॉल, को भी बारिश को लाने में हेल्पफुल होते हैं. कैसे? दो तरीके से. फर्स्ट, दे आर हेल्पफुल इन द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन होता है जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो किस में फॉर्म में बदल जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में, जिसके कारण बारिश होती है. सेकेंड ये भी है कि जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स कैसे पहुंचेंगे, थ्रू दीज लीव्स. ओके. तो यहाँ पर फॉरेस्ट है, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन द ब्रिंगिंग रेनफॉल. थर्ड indirect advantage is that forests are helpful in the prevention of floods. Forest help in the prevention of floods. बाढ़ को रोकने में सहायक है. फ्लड को कैसे रोकते हैं? इनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी की पकड़ बनाए रखती है, तो बाढ़ को रोकने में स्पेशली जो हैवी रेनफॉल के एरियाज होते हैं वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. फोर्थ इनडायरेक्ट एडवांटेज इज द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन टू. बिकॉज सॉइल इरोजन कब होती है? सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विद वाटर और विद एयर, विंड. विंड के साथ उड़ जाना या फिर हवा के साथ यानी कि उड़ जाना या फिर पानी के साथ बह जाना, तो ये होता है सॉइल इरोजन. अब उस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं दिस ट्रीज, क्योंकि अगेन ये अपनी रूट से एक पकड़ बना के रखते हैं. स्पेशली इन राजस्थान की बात करें तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन. फिफ्थ जो इनडायरेक्ट एडवांटेज है, दैट इज द फॉरेस्ट इनहेंस नेचुरल ब्यूटी टू. अर्थ की नेचुरल ब्यूटी है वो इन फॉरेस्ट से बढ़ती है. तो ये कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेज रहेंगे. इट कैन बी आस्क्ड फॉर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फॉरेस्ट, कैन बी आस्क्ड फॉर द डायरेक्ट एडवांटेज और कैन बी आस्क्ड फॉर सेपरेटली इनडायरेक्ट एडवांटेज. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन अमंग द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा. ये आपका थीम का क्वेश्चन है. इट मीन्स इसमें मेनली जो डिस्कस किया गया है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को डिस्कस किया गया है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया, डिस्क्राइब देम. इट कैन बी आस्क्ड एज ए 3 marks. वी नीड टू राइट जस्ट नेम ओनली. And sometimes it can be asked that how many types of the natural vegetation are found in India, and they can ask particularly किसी एक vegetation के बारे में पूछा जा सकता है. Explain the 3 features of this type of vegetation. Okay, तो हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता भी करना है, रीड भी करना है. क्या क्या रीड करना है कि इनकी characteristics क्या है, मेन characteristics, मेन टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो ट्रीज है, मेन टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड वेयर दे आर फाउंड. ओके, तो हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एटलीस्ट इन सब की डिस्कस करनी है. सो देर आर द 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया. 5 टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और द श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड द मैनग्रोव फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दीज आर ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार बोलते हैं. वाई डू दे रिमेन एवरग्रीन? इसका मतलब ये कि ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते. नो, इट्स नॉट ट्रू. ये पत्तियां गिराते, दे शेड देयर लीव्स बट इन द डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर. अलग अलग टाइम में गिराते हैं. कुछ ट्रीज का अलग टाइम है, कुछ का अलग टाइम है. सो दे सीम्स टू बी एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल ये हरे भरे दिखते हैं. दैट्स वाई दीज आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. कहाँ होते हैं ये जो पाए जाते हैं? दीज आर मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैविंग द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर. जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर ये मिलती है. अगर हम इंडिया के मैप में देखने की कोशिश करें तो पर्टिकुलरली जो एरियाज़ है, दिस वन एरिया, वेस्टर्न घाट और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, देन द लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार. ओके, सो दीज रीजन एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस पार्ट में भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, सो ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. क्लियर? तो पहली बात आई कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नोन एज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. वाई दे आर नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट? बिकॉज दे रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर. दे आर मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैविंग द रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पर ये मिलते हैं. मेन ट्रीज़ की बात करें, सो मेन ट्रीज़ ऑफ दीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मेन ट्रीज़ में रहेंगे एबोनी, एनी, महोगनी, जिनके लास्ट में नहीं आता है, ईजिली याद कर लोगे. एबोनी, एनी एंड महोगनी कर लोगे ना, तो ये ईजी याद रहेंगे. तो 3 अगर ट्रीज़ को मेंशन करते हो तो ये इनफ रहेंगे. एबोनी, एनी एंड महोगनी आर द मेन ट्रीज़ ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कहाँ मिलते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. इन द वेस्टर्न घाट एंड आइलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री.
Next one is the tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest, these are known as the deciduous because these trees shed their leaves during the ड्राई जो समर सीजन होता है उसमें अपनी पत्तियां गिरा देते हैं एक साथ, इसलिए इनको बोलते हैं डेसिडुअस, जिसको हिंदी में बोलेंगे पतझड़ी वन। ओके, तो इसलिए पत्ते गिरा देते हैं तो इनको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड दीज आर इकोनॉमिकली मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं इकोनॉमिकली, जबकि रेन फॉरेस्ट इतने वैल्यूएबल नहीं होते जितने वैल्यूएबल ये होते हैं। यहाँ पर बात आती है मेन ट्रीज की। द मेन ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर, से सारे कर लोगे, साल, सागवान, शीशम, सहतूत। ओके, वहाँ पे हमने नी से किया था तो याद करना इजी रह जाएगा। साल, सागवान, शीशम, सहतूत। यू आर गोइंग टू राइट शीशम को शीशम ही लिखिए, सहतूत को सहतूत ही लिखिए, सागवान को टीक लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन मेंशन इट लाइक दैट ऑफ ए सागवान। ओके, अब ये कहाँ पर मिलते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री सच एज द यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। तो जो इंटरनल पार्ट है इंडिया का, बीच का जो पार्ट है, उसमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं। थर्ड वन इज द थोर्न फॉरेस्ट एंड द श्रब्स। दीज आर मेनली फाउंड इन द राजस्थान एंड द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं उनके कुछ पार्ट्स में और राजस्थान में ये मिलते हैं। एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द वाटर देयर हाइट्स रिमेन्स जस्ट 10 मीटर के आसपास इनकी हाइट होती है। एंड मोस्टली ट्रीज आर द थोर्नी होते हैं, कांटेदार होते हैं। दे आर हैविंग द स्मॉल लीव्स, पत्ते इनके छोटे होते हैं, बट हैविंग लॉन्ग रूट्स। सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बारिश कम होती है तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इनकी जड़ें तो काफ़ी लंबी होती है, पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती है, हाइट कम होती है। एंड मोस्टली ट्रीज आर द थोर्नी ट्रीज होते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें, इंपॉर्टेंट ट्रीज आर कीकर और द बबूल। देन जिसको हम कह सकते हैं खेजड़ी, एक पेड़ होता है खेजड़ी, यू कैन राइट इट एज खेजड़ी, नीम। दीज आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। एंड कहाँ पर है? एज वी हैव डिस्कस्ड इन राजस्थान एंड द सम पार्ट्स ऑफ द एडजॉइनिंग स्टेट्स। फोर्थ वन इज द माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट, दीज आर मेनली फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया, हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम एंड सम पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, मेन ट्रीज की बात करें, द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर, वेराइटी होती है इसमें। वैरायटी इसलिए होती है कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं उसमें चेंज आते हैं। सो यहाँ पर अप टू द हाइट ऑफ द 2000 मीटर की हाइट तक होते हैं। तो उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दोनों के ही जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है वो मेंशन कर सकते हो, सच एज द एबोनी, एनी, महोगनी, साल, सागवान, शीशम, सहतूत 2000 मीटर तक। एंड बिटवीन द 2000 टू 3000 मीटर की बात करें तो यहाँ पर मिलेंगे फर, स्प्रूस, केदार, देवदार एटसेट्रा। फर, स्प्रूस, केदार, देवदार। ओके, दीज आर द मेन ट्रीज। और 3000 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मेनली जो ग्रास है वही मिलेंगे हमें। ओके, सो दीज आर द माउंटेन फॉरेस्ट। एंड लास्ट वन इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट, डेल्टाई फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, यानी कई सारे नामों से इनको जानते हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन द डेल्टाई रीजन, इन द कोस्टल एरिया, इसलिए इनको डेल्टाई या फिर कोस्टल फॉरेस्ट बोलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रिसीव द वाटर ड्यू टू द टाइड्स, टाइड्स के कारण के पास वाटर पहुंचता है। मेन ट्रीज की बात करें, सुंदरी, रबर एंड द कोकोनट, दीज आर द मेन ट्रीज मैनग्रोव फॉरेस्ट में रहेंगे। और कहाँ पाए जाते हैं? इन द डेल्टाई रीजन ऑफ, डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स डिटेल में भी डिस्कस करने हैं। प्रिपरेशन हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक लाइक भी करना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।